अभी हमने बात करी पीएमएस मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड की। पर इंडियन रेगुलेटरी बॉडी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में ये सजेशंस गए कि देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया इन्वेस्टमेंट पूल तैयार किया है, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक नया असेट क्लास तैयार करा है, जहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड का एक राइट मिक्स ऑफर करने की कोशिश की गई है, जिसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एसआईएफ। आइए इस एसआईएफ की की एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आई अर्पित भार्गव, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट will help you to crack this myth. देखिए, जहां पर म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लमसम से शुरुआत कर रहे थे या एसआईपी से शुरुआत कर रहे थे और एक बड़ी गैप थी पीएमएस मॉडल तक जाने में, जहां पर आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो 50 लाख था, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एसआईएफ जो कि एक नया मॉडल है, उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसका टिकट कंपैरेटिवली लो रखते हुए कुछ 10 लाख रुपए का टिकट रखा है। सेकेंडली, इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज में कुछ मॉडर्न असेट्स को इंक्लूड करा है। इसका मतलब ये कि ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स जहां पर डेरिवेटिव्स में एक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते थे या फिर कमोडिटीज में एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, एसआईएफ मॉडल में जो भी एएमसी आपको ये एसआईएफ ऑफर करेगी, वो आपके इस स्पेशलाइज्ड फंड में आपका कमोडिटी भी ट्रेड कर सकती है और इसी के साथ साथ वो डेरिवेटिव ट्रेड भी कर सकती है। अगर हम थोड़ा सा और डीप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो एसआईएफ मॉडल रहेगा उसके थ्रू कंपनीज जो रहेंगी वो वेंचर कैपिटल में या सीड फंडिंग में भी अपना पैसा डिप्लॉय कर सकती हैं। इसी के साथ साथ अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी वो पैसा डिप्लॉय कर सकती हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो यहां पर रिस्क कंपोनेंट जो है वो कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और पीएमएस से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड से कंपैरेटिवली रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा रह सकते हैं और स्पेसिफिकली पीएमएस से कंपैरेटिवली थोड़े से कम रह सकते हैं। इसका मतलब ये कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एसआईएफ मॉडल को एक राइट मिक्स बनाने की कोशिश की गई है, जहां पर कुछ फ्लेवर आपको म्यूचुअल फंड का भी मिल जाए और इसी के साथ साथ कुछ फ्लेवर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का भी मिल जाए। जब भी मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो हम सभी निवेशकों के मन में ये सवाल आता है कि ये करेक्शन जो आ रहा है इसके पीछे क्या कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। और यूजुअली जब हम इंस्टीट्यूशनल नंबर्स को स्टडी करते हैं तो वहां पर एक कॉमन बात सामने निकल कर आती है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब भी बिकवाली करते हैं तब हमारे इंडेक्स जो होते हैं वो हेवीली करेक्ट होते हैं। आइए इसे थोड़ा सा और डीप समझते हैं। देखिए, जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग करते हैं तो उनकी सेलिंग जो होती है वो हैवीवेट्स में सेलिंग होती है। हैवीवेट्स मतलब ऐसे स्टॉक्स जिन स्टॉक्स का इंडेक्स में वेटेज जो होता है वो ज्यादा होता है, उन स्टॉक्स में वो सेलिंग करते हैं। अगर मैं कुछ 2 3 4 नाम कोट करूं तो जिसमें इंक्लूड होता है रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों में वो अपनी शेयर्स की बिकवाली करते हैं। जब भी वो ये बिकवाली करते हैं तो ये पैसा बेचकर वो आईएनआर मतलब इंडियन नेशनल रुपी जो है उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं और यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद में वो कैश आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडियन नेशनल रुपी जो है वो वीक होता जाता है और उसके वीक होने से जो भी हम इंपोर्ट्स करते हैं ऑफ ऑयल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उससे हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो होती है वो ग्रेजुअली बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब ये कि जब भी एफआईआईज बिकवाली करते हैं या जिसको हम बोल सकते हैं कि हेवीली जब वो अपना स्टॉक्स या पोर्टफोलियो जो है वो इंडियन इक्विटीज में ऑफलोड करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया में ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप होने के चांस बन जाते हैं। उसी की वजह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी पैनिक होते हैं और उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बन जाता है। देखिए, अगर हम थोड़ा नंबर्स की तरफ बात करें तो जब भी एफआईआई सेलिंग करते हैं
तो पिछले कुछ 2 करेक्शंस या पिछले कुछ 3 करेक्शंस के नंबर को अगर हम थोड़ा सा थॉरोली स्टडी करें तो वहां पर ये बात निकल कर आती है कि जितना पिछले 3 करेक्शंस में उन्होंने स्टॉक्स बेचे हैं उसका अल्टीमेट इंपैक्ट जो है वो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले करेक्शन की तरफ लेकर जाता हूं मैं आपको। वहां पर 2011 या 2012 के आसपास एक करेक्शन आया था जिसमें इंडेक्स लेवल पर जो करेक्शन आया था वो तकरीबन 25% के आसपास का करेक्शन था। वैसा ही एक सिमिलर करेक्शन जो बना वो 2015 और 2016 के आसपास बना। वहां पर भी इंडेक्स लेवल पर जो करेक्शन आया था वो 25% के आसपास का करेक्शन आया था। अगर हम इसी नंबर की प्लॉटिंग ये अक्टूबर 24 से लेकर फरवरी 2025 तक करें तो अमाउंट वाइज या परसेंटेज वाइज जो है उससे 4 गुना ऑफलोड जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर चुके थे। पर जो हमारा इंडेक्स लेवल पर करेक्शन आया था वो तकरीबन 14-15% के आसपास का करेक्शन आया था। इसका मतलब ये कि पहले की तुलना में हमारी डिपेंडेंसी ओवर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो डोमेस्टिक एक तो एनकरेजमेंट है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो अब इंडिया में ज्यादा कन्विक्शन के साथ में पैसा लगा रहे हैं और उसी के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर भी ज्यादा कन्विक्शन के साथ में इंडिया में पैसा लगा रहा है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर हर महीने जो एक एसआईपी बुक से अपना पैसा डिप्लॉय कर रहा है उसका नंबर जो है वो 28,000 करोड़ रुपए हर महीने तक आ चुका है। इसका मतलब ये एसआईपी गेटवे से रिटेल इन्वेस्टर जो इंडियन इक्विटीज में पैसा निवेश कर रहा है वो हर महीने 28,000 करोड़ रुपया निवेश कर रहा है। इन्वेस्टर्स यूजुअली हैव वन कॉमन क्वेरी। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल कि कैसे एक इंडिविजुअल किस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करेगा, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो कितना पैसा बना चुका होगा। इसे हम 3 इंडिविजुअल्स के एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं पहले इंडिविजुअल की जिसकी एज है 25 इयर्स। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करता है विद एन एसआईपी ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ और हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि उसका रिटायरमेंट जो रहेगा वो एट द एज ऑफ 60 रहेगा, तो उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो तकरीबन होगा 63 लाख रुपीस और वैल्यू जो उसकी एट द एज ऑफ 60 होगी वो हो जाएगी टेंटेटिवली 17 करोड़ रुपीस। इसी के अगेंस्ट एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसने थोड़ी सी लेट प्लानिंग करने की शुरुआत करी, जिसकी एज है 35 इयर्स। उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़कर हो जाता है 25,000 रुपीस पर मंथ का। जब वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और अप टू 60 तक वो एसआईपी में इन्वेस्ट करता है तो उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है 75 लाख रुपीस का और वैल्यू जो होती है वो एट द एज ऑफ 60 जो हो जाती है वो हो जाती है टेंटेटिवली 7 करोड़ रुपीस की, विच इज सब्सटेंशियली वेरी लोअर व्हेन एज कंपेयर टू फर्स्ट इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल जिसने सबसे लेट शुरुआत करी, जिसकी एज है अभी 45 इयर्स की, पर उन्होंने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट करा वो स्टार्ट करा 45,000 रुपीस मंथ की एसआईपी के साथ में और एट द एज ऑफ 60 पर सिर्फ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो हो गया 81 लाख रुपीस। पर अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू जो है वो सब्सटेंशियली बहुत लोअर देखते हुए हो जाएगी तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास की। इसका मतलब ये कि हम 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल पर जब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि जितनी जल्दी आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करेंगे उतना बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप कम एज में रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करेंगे तो आपका रिस्क एपेटाइट जो रहेगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहेगा। आप 25 की एज में अगर शुरुआत करते हैं तो आप एग्रेसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स की प्लानिंग कर सकते हैं या आप डायरेक्ट स्टॉक्स की भी प्लानिंग कर सकते हैं। पर अगर आप 45 की एज में आप रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको अपनी प्लानिंग जो रहेगी उसमें रिस्क का फ्लेवर भी कंपैरेटिवली कम रखना पड़ेगा, तो आपकी प्लानिंग जो रहेगी वो थोड़ी सी ट्रेडिशनली या कंजर्वेटिव प्लानिंग होगी। ये जितने भी फिगर्स अभी हम देख रहे हैं इसमें हमने 2 बातें प्रिज्यूम करी हैं। एक तो हमारे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रहेंगे वो 15% के रहेंगे और तीनों इंडिविजुअल्स का रिटायरमेंट एज जो रहेगा जब वो 60 इयर्स की एज कंप्लीट करेंगे तब का रहेगा। इसका मतलब ये कि जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करेंगे उतना बड़ा पैसा होगा जब आप रिटायर होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। फाइनेंशियल फ्रीडम looks very easy, but it requires consistency, discipline and patience. कई निवेशक
ये कंसिस्टेंसी या पेशेंस या डिसिप्लिन के कारण अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी होती है या तो उसे अधूरी छोड़ देते हैं या फिर अल्टीमेटली वो कुछ कारणों से बंद हो जाती है। आइए उन बैड हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो कॉमनली एक इन्वेस्टर कमिट करता है और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में डायरेक्शन लेस हो जाता है। सबसे कॉमन कारण है वो ये है कि जैसे जैसे एक आम निवेशक की या एक इन्वेस्टर की इनकम बढ़ती है, आपको थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट रेशो में अपना लाइफस्टाइल या फिर अपनी लिविंग जो होनी चाहिए वो बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर सपोजिंगली आपकी इनकम 100% से बढ़ती है या 50% से बढ़ती है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में जो अपब्रिंग करना चाहिए वो टिपिकली 20% से या 30% से करना चाहिए, जिसके कारण आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रहे या आपकी अमाउंट ऑफ सेविंग्स जो रहे वो थोड़ी सी ग्रेजुअली बढ़ते जाएं और साथ साथ आपका एक मोबिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट की तरफ होता जाए। सेकंड जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो ये कि एक इन्वेस्टर जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उन्हें भी खरीदने की कोशिश करता है। इस खरीदने की दौड़ में वो या तो क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा पैसा एक्सपेंड करता है या फिर ईएमआईज के थ्रू वो अपनी चीजें दिखाने की कोशिश करता है, जो कि एक इन्वेस्टर को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए एट इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप एक कैलकुलेटिव रिस्क मैनेज कर सकते हैं, पर इनिशियली आपको क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करना या फिर ईएमआईज पर चीजें खरीदना या फिर जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उन चीजों को खरीदने से बचने की कोशिश करना चाहिए। तीसरा जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास में एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, उसके साथ में ये टेक्टिकल ब्लंडर होने के चांस बढ़ जाते हैं कि अगर कोई मिसहैप होता है आपके साथ में या आपकी फैमिली के साथ में, तो आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो हो सकता है कि एक 10 दिन में या 15 दिन में या एक शॉट में पूरी वाइप ऑफ हो जाए। उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कितनी वैल्यू का लेना चाहिए, इसके लिए सिर्फ आप ये डिफाइन कीजिए कि अगर आपकी फैमिली में कोई एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल को कोई सीवियर हेल्थ इश्यू हो जाता है और आप जिस शहर में रह रहे हैं उस सीवियर इश्यू से डील करने के लिए जितना भी मेडिकल कॉस्ट आपको आता है, एटलीस्ट उतनी वैल्यू का हेल्थ कवरेज आपको लेना चाहिए। सेकेंडली, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए और साथ ही साथ आप एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी लेकर चलिए। इसी के साथ साथ जो चौथी सबसे कॉमन मिस्टेक है वो ये कि जब आप अर्निंग्स चालू करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए और आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंगली आप ये तय कीजिए कि आप कितनी रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, जितनी ज्यादा आप रिस्क अफोर्ड करेंगे उतना टिपिकली आपके इन्वेस्टमेंट रिजल्ट जो रहेंगे वो बेहतर होंगे। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा आप रिस्क प्रोफाइलिंग और एलोकेशन पर ध्यान देंगे उतना ज्यादा नतीजे बेहतर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये 4 कॉमन हैबिट्स जो हैं इनसे अगर आप दूर रहेंगे या फिर इनके ऊपर आप एफिशिएंटली मैनेज करेंगे तो टिपिकली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने में बहुत ज्यादा बिहेवियरल चैलेंज और प्रैक्टिकल चैलेंजेस नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई YouTube channel and don't miss to press the bell icon.